शॉर्ट हाइट होने की वजह से क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है। ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्ट हाइट है इसीलिए उसे डिफ़िकल्टी आती। वो अपनी फेवरेट हीरोइंस को ही कास्ट करना चाहते थे फिल्मों में। जैसन चाहले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़ा, सावर न गोर बाड़ो। यथा नामे तथा गुणे। आज की जो हमारी मेहमान है वो कुछ इसी कहावत को सिद्ध करती दिखाई देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रानी चैटर्जी जी की। तो आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हेलो, आप सभी को नमस्कार। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि बेटी हमारी अनमोल एक अलग कंसेप्ट के साथ शो आया, कुछ नया लेकर आए, तो आपका आना किस तरीके से हुआ, आपको किस तरीके से अप्रोच किया गया? बेटी हमारी अनमोल, चूँकि जो मेन बेस है हमारे शो का वो है बेटियाँ। और जैसे कि हमारे देश में लड़कियों को कई तरह के तरीके से पॉइंट पॉइंट आउट किया जाता है, लाइक गोरी, काली, मोटी, नाटी, तो उसी बेस्ड पे हमारा शो है। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि जो हमारी अनमोल है वो शॉर्ट हाइट गर्ल है। और शॉर्ट हाइट होने की वजह से क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है। ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्ट हाइट है इसीलिए उसे डिफ़िकल्टी आती है। जो नॉर्मल लड़कियां हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्टी होती है। सो दैट्स वाई बेटी हमारी अनमोल जो हमारा कॉन्सेप्ट है। और मेरा आना चूँकि मुझे प्रोडक्शन हाउस ने अप्रोच किया, चैनल के थ्रू, चैनल ने भी मुझे अप्रोच किया और मैं हमेशा से टीवी का हिस्सा होना चाहती थी। इसके पहले भी मैंने एक टेलीविज़न किया था, चूँकि मैं अभी नई हूँ टीवी पर। सो जब ये कॉन्सेप्ट सुना तो लगा कि यस, ये कर सकते हैं, तो मैं बस आ गई। बट हमने कभी रानी जी को सोचा नहीं थी कि हम ग्रे कैरेक्टर में देखेंगे। तो ये ग्रे कैरेक्टर जब आपके पास आया कि ये कुछ अलग करना है, तो आपने उसे किस तरीके से लिया? देखिए, मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि जब भी मैं टीवी करूँगी मैं ग्रे कैरेक्टर ही चूज़ करूँगी, क्योंकि ये मेरा मानना है कि टेलीविज़न में जो नेगेटिव रोल्स में होते हैं उनके लिए बहुत स्कोप है, ये मेरा मानना है। सो और नो डाउट ये वर्क भी कर रहा है मेरे लिए। अगर मैंने कोई पॉजिटिव रोल चूज़ किया होता तो मे बी बहुत जल्दी उसका ट्रैक ख़त्म हो जाता। और फिल्मों से हट के अगर टीवी करना है आपको तो ये डिसीजन तभी ले पाई मैं क्योंकि लंबा रोल था और ग्रे कैरेक्टर्स के तो लंबे रोल होते ही हैं। सो दैट्स वाई, ये सबसे बड़ा रीज़न है एक्चुअली। ओके। और साथ ही हमने एक पुराना बॉन्ड भी सामने आता देखा। अभी जल्दी में रिंकू मैम का आना हुआ है शो में, उनके साथ हमने आपकी रील भी देखी, आपके पोस्ट भी देखे। तो वो कितनी खुशी हुई आपको उनसे मिलकर? मेरे लिए सरप्राइजिंग था। और चूँकि रिंकू घोष और मैं पिछले 17-18 साल से को एक्टर भी रहे हैं और हम लोग बेस्टीज़ भी हैं। सो जब मुझे मालूम पड़ा कि रिंकू आ रही है तो मेरे लिए वो पूरा दिन पिकनिक जैसा ही था। चूँकि हमने उस दिन बहुत काम किया दोनों ने, लेकिन फिर भी हमने टाइम निकाला एक दूसरे के साथ बातचीत करने का। सो मैंने बहुत इन्जॉय किया उसके साथ। ओके। और साथ ही क्योंकि आपसे मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला है, तो एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी साल आपने काम किया है। तो एक हम पैटर्न देखते आए हैं कि जो एक्टर्स होते हैं वो सिंगर्स भी होते हैं। तो क्या फीमेल एक्ट्रेस के लिए भी ये चीज़ लागू होती है? जो सिंगर्स होते हैं उनको एक्टर बनाया जाता है। एक्टर होते हैं वो सिंगर नहीं हो जाते हैं। ये मुझे लगता है कि इसी भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, पंजाबी इंडस्ट्री में भी मैक्सिमम इंडस्ट्री में देखा जाता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। और मुझे कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट लगता है मेरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से अपने इंटरव्यूज़ में हमेशा से जो लगता है वो मैं बात रखती हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी सिनेमा इंडस्ट्री को एक एक्टर ही आगे ले जा सकता है, ना कि सिंगर्स अपना काम अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे फील्ड के उनके गाने बहुत ज़्यादा व्यूज़ में देखे जाते हैं, हिट होते हैं, पार्टीज़ के एंथम्स बने हुए हैं उनके गाने। लेकिन सिनेमा को एक एक्टर ही ले जा सकता है। सो कुछ सिंगर्स हैं जो एक्टर बने हुए हैं, बट वो बेसिकली तो सिंगर ही है ना। सो अभी आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही, जहां आपने बताया कि सिनेमा उतना ग्रो नहीं कर पाया कंपैरेटिवली, क्योंकि हमने काफ़ी सालों से देखा है कि पूरे ऑल अराउंड अगर देखें तो सिनेमा काफ़ी इवॉल्व हुआ है। बट अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो गाने तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे अभी भी हम देखते हैं, बट एक्टिंग वाइज आपको क्या लगता है कहाँ लैक कर जाती है भोजपुरी इंडस्ट्री? आफ्टर लॉकडाउन ना, लॉकडाउन से पहले तक सिनेमा इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसा फेस आया, सबने फेस किया वो। सिनेमा हॉल्स जो है हमारे, सिंगल स्क्रीन्स हैं, वो मैक्सिमम बंद हो गए। और हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है या बिहार गवर्नमेंट है, उन्होंने फिल्मों के लिए कुछ भी खास किया नहीं है।
उनके मल्टीप्लेक्स में हमारी भोजपुरी फिल्म नहीं लग सकती, लेकिन उनके हर जगह पर वो भोजपुरी एल्बम ज़रूर बज सकते हैं, जो बजने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सो कहीं ना कहीं गलती इसमें गवर्नमेंट की भी है। और एक चीज़ कि फ़िल्में अभी सब चैनल्स पे आ गई हैं, भोजपुरी के बहुत सारे चैनल्स ओपन हो गए हैं, पर भोजपुरी को लोग एक एल्बम के गानों के द्वारा ही जानते हैं। फ़िल्में बहुत अच्छी बन रही हैं और अभी तो मुझे लगता है कि साल में 70 फ़िल्में बन रही हैं भोजपुरी की। ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो फ़िल्म से रिलेटेड कोई भी एक्टर नहीं जो घर बैठा है। लेकिन मीडिया, पीआर इस तरह का कोई काम नहीं कर रही है कि हमारी फ़िल्में सामने आएँ। फ़िल्में इतनी अच्छी बन रही हैं बट उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जो कुछ हम एक्टर हैं हम बात करते हैं, और जो चुनिंदा एक्टर हैं, अब जैसे होता है ना कि बहुत सारे सिंगरों के बीच में 4 एक्टर खड़े होकर अपनी फ़िल्म की बात करेंगे तो उसे कौन सुनेगा। लेकिन मेरी फ़िल्में लोग देखते हैं, मुझे खुशी है इस बात की। बट हाँ, हमारे सारे एक्टरों को फ्रंट में आना चाहिए, और जो हमारे 3-4 हीरो हैं जो सिंगर्स भी हैं, वो जिस तरह से अपने गानों को प्रमोट करते हैं, जिस तरह से अपने गानों को लेके इतना तामझाम करते हैं, वो फिल्मों को लेके कुछ भी नहीं करते हैं। सो उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। ओके, जैसे आपने बताया एक मेन पॉइंट ये हाईलाइट हो रहा है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी नहीं है वहाँ पर। तो क्या आपको लगता है जो फ्रंट लाइन एक्टर्स हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उन्हें सामने आकर ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और इनिशिएट करना चाहिए लोग चीज़? लेते हैं, लोग बात करते हैं, अपनी फिल्म का प्रमोशन भी करते हैं, लेकिन जो कंट्रोवर्सी होती है वो सिंगर्स करते हैं। मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि जब भी उनके कोई गाने आते हैं ना, वो ऐसी सुपर कंट्रोवर्सी करते हैं कि हर जगह पे उनके गाने से ज़्यादा उनकी कंट्रोवर्सी की बातचीत होती है। तो उनका एक अलग ही तरीका है प्रमोशन करने का, और हम बेचारे एक्टर बड़े शरीफ हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ओके, साथ ही क्योंकि आपका करियर बहुत ही खूबसूरत रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर किसी के एक करियर में उतार चढ़ाव आते हैं, आपके लिए वो सबसे मुश्किल समय कौन सा रहा है? मैं बहुत लकी एक्टर रही हूँ। मैंने कभी भी स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं देखा है मेरे करियर में, क्योंकि मेरी पहली फ़िल्म ही बहुत बड़ी हिट रही। सो मैंने बहुत अच्छा काम किया। एक थोड़ा बहुत जो उतार चढ़ाव आता है, क्या होता है ना, जब आप मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एकदम अननोन फैमिली से, आप ना बिल्कुल फिल्मी बैकग्राउंड से आप नहीं आते हैं, तो एक टफ़ होता है थोड़ा सा सबके बीच में अपना एक नाम बनाना और सिर्फ अपने एक्टिंग के दम पे नाम बनाना। तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड मेरा क्या रहा कि मैक्सिमम जो स्टार्स होते थे हमारे इंडस्ट्री के, वो अपनी फेवरेट हीरोइंस को ही कास्ट करना चाहते थे फिल्मों में, और उनके लिए ना मैं अच्छी एक्ट्रेस थी, ना मैं अच्छी डांसर थी, ना मैं गुड लुकिंग थी, तो वो लोग मुझे फिल्मों से हटाते थे। तो मेरे लिए एक चैलेंज आया कि अरे यार, अब हम सुपरस्टार्स तो काम कर नहीं रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा मूव किया कि चलो सब्जेक्ट ऐसा चुनते हैं ना कि लोग शायद पसंद ही कर लें। सो मैंने अपनी एक पहली जो मेरी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी, छुटकी दुल्हन, जिसके लिए मुझे फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला 2008 में। तो ये 2008 से मैंने डिसीजन लिया कि चलो सब्जेक्ट हीरो चुनते हैं, स्टार्स तो हटा ही रहे हैं फिल्म से, मैं हमेशा बोलती आई हूँ। तो मैंने वो फिल्म चुनी, और शायद मेरी ईमानदारी थी या लोगों का प्यार था कि वो फिल्म चल गई, और खुद को साबित करने का जो स्ट्रगल होता है ना, वो मैंने 2-3 साल किया। उसके बाद तो सिर्फ फिर अभी वो हीरो लोग के साथ मैं खुद ही फिल्म नहीं करती। तो और साथ ही आज आप हमारे साथ हैं, तो एक मौका तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगा, एक भोजपुरी गाना कोई भी आपकी तरफ से एक हो जाए। ऐसे तो मेरे बहुत सारे गाने हैं, लोगों ने मुझे बहुत प्यार भी दिया है, लेकिन मेरा जो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है वो थोड़ा सा गुनगुना दूंगी। मतलब मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा। जैसन चाहले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़ा, सावर न गोर बाड़ा हो। आप इतना अच्छा गाती हैं, आप कह रही हैं सिंगर नहीं हूँ मैं। नो, देखो मैं इसीलिए सिंगर नहीं बनना चाहती क्योंकि लोग कहेंगे एक्टर भी सिंगर बन गए, और मुझे सिर्फ एक्टर कहलाना पसंद है, दैट्स व्हाई। ओके, तो मतलब आप उस टैग के बारे में सोचती हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया? बिल्कुल, और ये बहुत ही क्या कहते हैं, ये इतना बुरा टैग है ना, क्योंकि सिंगर्स तो अच्छा गा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक्टर कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने पहले भी आज तक पे ये बात कही है, वो वीडियो बहुत मेरा वायरल भी हुआ था कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो गांव के किसी भी एक सिंगर को लाएंगे और वो उसके पीछे फिल्म भी बनाएंगे,
भले ही वो 10 रिटेक दे रहा हो, वो उसको डांस ना आता हो, वो करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगर। लेकिन एक एक्टर जो बेचारा थिएटर करके आया है, जो सीख के आया है, उसके पीछे कोई नहीं लगता। सो ये बहुत बड़ी दुविधा है हमारी इंडस्ट्री की, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। ओके, साथ ही आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ अच्छी चीज़ों पर बात हुई, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बात हुई, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका शो जो अभी चल रहा है उसके लिए आप अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, हमारा शो आ रहा है नज़ारा टीवी पे, बेटी हमारी अनमोल। हमारे शो का उद्देश्य यही है कि आप घर में बेटी जैसी भी हो वो अनमोल होती है, सारी बेटियां अनमोल होती हैं, उन्हें प्यार दें और सूरत पहनावा या फिर उनकी पर्सनालिटी को देख के उनको जज ना करें। उनके अंदर जो क्या कहते हैं क्वालिटीज़ हैं उसको पहचानें, उनकी सीरत को देखें। हमारी शो का यही उद्देश्य है, और आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे जो राइटर्स हैं, जो हमारे राइटर हैं राकेश पासवान जी, और वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, इसी सोच के साथ उन्होंने ये शो डिज़ाइन किया है, और हम ऑडियंस तक पहुंच भी रहे हैं। और आपके इस शो के ज़रिए, आज तक के ज़रिए भी हम एक बहुत अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं कि बेटी अनमोल होती है, उन्हें प्यार कीजिए। कैमरामैन शशिकांत राणे के साथ कुणाल उपाध्याय, आज तक।